गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लास्ट मैंने आपको कुछ चित्रकला के बारे में बताया था, कुछ पेंटिंग्स के बारे में बताया था ना, जिसमें वर्ली, मधुबनी, ये सारी चित्रकला बताएंगे। अब आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं असेसमेंट थर्ड का फर्स्ट चैप्टर सुमन 1 उपवन के। आज से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे असेसमेंट थर्ड। असेसमेंट थर्ड में जो पहला पार्ट है वो है जिसका नाम है सुमन 1 उपवन के। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इस पार्ट में बताया क्या गया है, मतलब जो ये पार्ट है सुमन 1 उपवन की, इस पार्ट में जो कवि है उन्होंने किसके बारे में बताया है और वो इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को, ताकि जब मैं आपको पाठ का अर्थ बताऊं तो आप उस अर्थ को अच्छे से जान पाए, अच्छे से समझ पाए। ये बात मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि जब तक आपको शब्दों के अर्थ अच्छे से नहीं पता होंगे तब तक आप पाठ के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है क्या पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को जानना। ऐसे ही आप केवल एक रटना अलग चीज़ होती है और समझना अलग। अगर आपको शब्द के अर्थ पता होंगे तो जब आप पाठ को पढ़ेंगे ना तो कुछ चीज़ें तो आपको खुद से समझ में आएंगी कि क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या अर्थ होगा। लेकिन कुछ शब्द आ जाते हैं जिनका जो कठिन होते हैं, जिनका अर्थ आपको नहीं मालूम होता। तो जब आपको उनका अर्थ ही नहीं मालूम होगा तो आप उस पाठ को कैसे समझेंगे, है ना। तो पहले देखिए ये कविता जो है जिसका नाम क्या है सुमन 1 उपवन के, इसको किसने लिखा है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। मतलब जिन्होंने इसको लिखा है उनका नाम क्या है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। उन्होंने क्या बताया? सुमन यानी पुष्प यानी फूल, है ना। इसी का पर्यायवाची तो है, मैंने आपको शायद पढ़ाया भी हो फूल का पर्यायवाची, तो उसमें आपने एक शब्द पढ़ा होगा सुमन भी, है ना। क्या है? सुमन 1 उपवन के। सुमन यानी फूल, एक तो सब जानते हैं, उपवन यानी बगीचा, यानी एक बगीचे के फूल। देखिए इस पार्ट में जो कवि हैं उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि जो हमारी प्रकृति है वो फूलों के साथ, फलों के साथ, पेड़ पौधों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती। यानी देखिए बारिश होती है तो क्या प्रकृति कभी ये सोचती है कि मैं इस वाले फूल के ऊपर बरसूंगी और इस वाले फूल के ऊपर नहीं बरसूंगी? ऐसा होता है? नहीं होता है। या वो ये सोचती है कि ये वाला फल बहुत अच्छा है, इसके ऊपर बारिश होगी, इसके ऊपर बारिश नहीं होगी, या तो इसके ऊपर धूप देना है, इसके ऊपर धूप नहीं आएगी। ऐसा कहीं होता है? नहीं होता है। यानी जो हमारी प्रकृति है वो किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करती है किसी के भी साथ कि हमें कौन से फल या पुष्प पे वर्षा करनी है, कौन से फल को धूप देनी है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। वो सबके साथ समान बर्ताव करती है। जब बारिश होगी तो सारे पेड़ पौधों सब पर होगी, धूप होगी तो वो भी सभी पर होगी। तो जो हमारी प्रकृति है वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। तो इसी तरह कवि हमें इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारी प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, तो ऐसा नहीं कि कोई काला है यानी इससे हम बात नहीं करेंगे, अरे ये तो छोटा है, ये तो मोटा है, या ये हमारी जान पहचान, ये हमारे देश का नहीं है, ये बाहर से आया है, इसके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ कौन बताते हैं? हमारे कवि हमें बताते हैं, ठीक है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही बता रहे हैं कि हमें किसी भी मनुष्य के साथ उसकी जाति, रंग, रूप, उसका पैसा, अमीरी, गरीबी देखकर उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए जैसा कि प्रकृति हमारे साथ करती है। तो उन्होंने क्या किया है? इस कविता के माध्यम से हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि हमें किस प्रकार से मिलजुल कर रहना चाहिए, किस प्रकार हमें सभी व्यक्तियों से समान व्यवहार करना चाहिए। तो एक बार हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस कुछ शब्द के अर्थ को जानेंगे, ताकि आपको जब मैं उसके बाद मैं आपको पाठ का अर्थ बताऊंगी, ताकि जब आप पाठ के अर्थ को पढ़ेंगे तो जब शब्द के अर्थ को आप पहले से ही जानते रहेंगे तो उसको समझने में, पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी।
तो देखिए कविता हमारी क्या है, सुमन एक उपवन के। पहले इस कविता को हम लोग सुन लेते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं, हमरों में मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो ये थी हमारी कविता। अब चलिए हम लोग इस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को जानते हैं, उसके बाद मैं इस पाठ का अर्थ आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहले चलिए शब्द के अर्थ को जानते हैं। तो देखिए इसके शब्द अर्थ, पहला शब्द दिया है सुमन, जिसका अर्थ होता है फूल। देखिए जब मैंने आपको पाठ अभी पढ़ाया ना, बोर्ड पर जब मैं शुरू करी थी, इंट्रो दिया था, तभी मैंने आपको बताया सुमन का अर्थ क्या होता है, फूल। इसके अलावा जब मैंने आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाए थे तभी भी ये शब्द बताया होगा। फिर उसके बाद है पले। पले का अर्थ होता है पालन पोषण हुआ, ठीक। फिर है पलनों। पलनों का अर्थ होता है झूलों। फिर उर का अर्थ होता है हृदय या दिल। यहाँ दो अर्थ दिए हैं उर के, हृदय और दिल, तो इन दोनों में से कोई भी एक आप लिखेंगे तो वो सही होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि दोनों ही लिखें। भ्रमरों जिसका अर्थ होता है भंवरों। गुंजन जिसका अर्थ होता है भंवरों की गुनगुन की आवाज़, यानी जो भंवरे गुनगुन करते हैं उनकी आवाज़ को क्या कहते हैं, गुंजन, ठीक है। फिर उसके बाद है शोभा। तो जो भंवरे गुनगुन की आवाज़ करते हैं ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, गुंजन। तो शोभा, शोभा का अर्थ होता है सुंदरता। गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश। सूत्र, सूत्र का अर्थ होता है धागा। और श्रृंगार, श्रृंगार का अर्थ होता है सजावट या आभूषण। यहाँ भी श्रृंगार के दो अर्थ दिए हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी एक आप याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आए तो कोई भी एक करेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं सोच रही थी कि पाठ के अर्थ को शुरू करने से पहले आप इन सभी शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह से जान लें। देखिए अभी जब मैंने आपको कविता बताई, अभी कविता सुनाई, तो ये सारे ही शब्द आए थे ना, और कुछ शब्द का अर्थ आपको इससे पहले नहीं पता होगा, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिए कि जब मैं इस पाठ के अर्थ को बताऊँगी तो आप उस अर्थ को अच्छे से समझ पाएँ, और फिर उसके बाद जब आप पाठ के अर्थ को अच्छे से समझ पाएंगे तभी आप पाठ के प्रश्न के उत्तर भी अच्छी तरह से दे पाएंगे, है ना। तो किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले उसके अर्थ को जानना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले शब्द के अर्थ बता दूं, उसके बाद मैं इस पाठ का अर्थ आपको बताऊंगी, ठीक। तो आज मैंने आपको क्या बताया, इस कविता के राइटर, लेखक कौन है, उन्होंने इस कविता में क्या बताया है, इस कविता को सुनाया, शब्द के अर्थ। फिर इसके बाद आज आप क्या करिएगा, इस कविता को पढ़िएगा, मतलब रीडिंग ही कर लीजिएगा, और शब्द के अर्थ बहुत ज़्यादा भी नहीं, इनको याद कर लीजिएगा, ताकि कल जब मैं आपको पाठ का अर्थ बताऊंगी तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा जानने में, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को पहले से ही जानते हैं कि इस पाठ में क्या बताया है, मतलब किसके बारे में बात की गई है, और शब्द के अर्थ पता रहेंगे तो उसको जानने सुनने में और मज़ा आएगा, है ना। तो आज का होमवर्क यही है कि आप एक बार रीड करेंगे और शब्द के अर्थ को याद करेंगे, ओके।
फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं बताऊंगी आपको इस पार्ट का अर्थ कि कवि ने इस पार्ट में क्या कहा है फूलों के माध्यम से, है ना, किस प्रकार से फूलों को मनुष्य के साथ मतलब संबंधित करके बताया है किस प्रकार हम लोगों को बिना भेदभाव के रहना चाहिए। तो इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी कल की वीडियो में। ओके।